नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हितों के साथ नहीं करेगा कोई समझौता। किसानों के हित को बताया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। साथ ही कहा, व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकाने को तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर धांधली के आरोप पर चुनाव आयोग ने मांगा शपथ पत्र, सबूत देने को कहा। भाजपा ने किया तीखा प्रहार, कहा संवैधानिक संस्थाओं पर अनुचित टिप्पणी करना गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते दिन भर के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और राज्यसभा से तटीय परिवहन विधेयक 2025 पारित। उत्तरकाशी के धराली में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, अभी तक 274 लोगों को बचाया गया। खाद्य सामग्री और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को भारत ने बताया अकारण और तर्कहीन। कहा, बाजार पर आधारित है तेल का आयात। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया जाएगा हर जरूरी कदम। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों को भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वे व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत अपने अन्नदाताओं के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली स्थित आईसीआर पूसा में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में प्रोफेसर स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत को आंख दिखाने की कोशिश करने वाली ताकतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो टूक जवाब। देश के हितों से समझौता न करने का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे व्यक्ति को समर्पित कार्यक्रम के दौरान लिया जिन्होंने देश में हरित क्रांति की अगुवाई कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जन सेवा का माध्यम बनाया। देश की खाद्य सुरक्षा को, फूड सिक्योरिटी को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की जो आने वाली कई सदियों तक भारत की नीतियों और प्राथमिकताओं को दिशा देती रहेगी। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर एक स्मारक सिक्का और शताब्दी स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग रखा गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने वर्षों पहले ये सुझाव दिया था कि मैंग्रोव की जेनेटिक क्वालिटी को धान में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे फसलें भी जलवायु के अनुकूल बनेगी। आज जब हम
क्लाइमेट एडेप्शन की बात करते हैं तो महसूस होता है कि वो कितना आगे की सोचते थे। साथियों, आज दुनिया भर में बायोडायवर्सिटी को लेकर चर्चा होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सरकारें अनेक कदम उठा रही हैं, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बायो हैप्पीनेस का आइडिया दिया। आज हम यहां इसी आइडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्वामीनाथन की विरासत का सम्मान करने के लिए एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी ने मिलकर एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता नाइजीरिया के प्रोफेसर आर्डिनेले को पहला पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने वैज्ञानिकों से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को कृषि से जोड़ने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास पारंपरिक कृषि ज्ञान की विरासत है, जिसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक समग्र कृषि प्रणाली बनाई जा सकती है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे किसानों के लिए नवाचार करें और भारत को ग्रीन प्रोडक्शन में अग्रणी बनाएं। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव आयोग कर्नाटक ने राहुल गांधी को पत्र भेजा है। साथ ही 8 अगस्त 2025 को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल और सीईओ कर्नाटक की बैठक तय हुई है। बैठक में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नवंबर 2024 में प्रारूप मतदाता सूची और जनवरी 2025 में अंतिम सूची कांग्रेस से साझा की गई थी। इस मामले में कांग्रेस द्वारा कोई प्रथम या द्वितीय अपील दाखिल नहीं की गई। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर सबूत देने का अनुरोध किया गया है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर दिए गए विवादित बयान की भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि वो जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। इस तरह की गैर जिम्मेदारना, शर्मिंदगी भरा टिप्पणी एक संवैधानिक संस्था पर कर रहे हैं। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और चिल्लाइए, लेकिन आप क्या बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा पार कर गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन को फ्रॉड कर रहे हैं? और 14 से मोदी जी बार बार जीत रहे हैं, उसको भी आप फ्रॉड कह रहे हैं? क्या मतलब है इसका? तो आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ मोदी जी को वोट दिया, उनके काम के कारण, ईमानदारी के कारण, देश के विकास के कारण। वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की जीत होती है उनकी तो चर्चा राहुल नहीं करते हैं। पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा पॉलिटिकल चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाता है,
लोगों में उनकी पैठ नहीं है, लोगों में माननीय मोदी जी के प्रति एक प्यार का भाव है, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है तो स्वाभाविक रूप से लोग वोट देते हैं। बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और नियमों के तहत हर मुद्दे पर बहस संभव है, इसलिए नियोजित हंगामा लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमता देख सदन की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे कार्रवाई फिर शुरू होते ही विपक्ष ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। इसी बीच मणिपुर से जुड़े 2 विधेयक, जिनमें मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर के अनुदानों की मांगों को पारित करा लिया गया है। हंगामा जारी रहने के कारण पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। To authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the consolidated fund of the state of Manipur for the services of the financial year 25-26. वहीं राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा इससे पहले ही 3 अप्रैल को पारित कर चुकी है। ये विधेयक भारतीय तटीय जल क्षेत्र में व्यापार में लगे जहाज़ों के नियमन का प्रावधान करता है और इसके जरिए समुद्री मार्ग से तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सदन की कार्रवाई जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस बीच पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवाड़ी ने पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को विधेयक प्रस्तुत करने को कहा। हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा और मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन विपक्षी सदस्य उन्हें पेश करने की बजाय पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। विधेयक पारित होने के बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। हर्षिल और उसके आसपास के इलाके में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। आज सुबह 11 बजे तक करीब 87 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इस प्रकार अब तक जो कुल लोग थे 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया था। हर्षिल से निकाले गए लोगों में से 100 लोगों को उत्तरकाशी जबकि 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा जा चुका है। रेस्क्यू किए गए व्यक्तियों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। वहीं 274 तीर्थयात्रियों को गंगोत्री और आसपास के क्षेत्रों से हर्षिल लाया गया है। इन सभी यात्रियों को हर्षिल से उत्तरकाशी और देहरादून लाने की प्रक्रिया जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, राजस्व की टीमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। जिन 274 लोगों को गंगोत्री और आसपास के इलाकों से लाया गया है, सचिव आपदा प्रबंधन ने राज्यवार उनका विवरण दिया। सुरक्षित निकाले गए तीर्थयात्रियों में गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, असम के 5, कर्नाटक के 5, तेलंगाना के 3, पंजाब के 1 तीर्थयात्री शामिल है। उत्तरकाशी के दहराली में प्राकृतिक आपदा के बाद अब लापता लोगों की तलाश जारी है। अभियान में तेजी आ सके इसके लिए भारतीय सेना द्वारा स्निफर डॉग आपदा क्षेत्र भेजे गए हैं। मार्ग कई जगहों पर बाधित है, लिहाजा इन स्निफर डॉग को हवाई मार्ग से भेजा गया है। दहराली में आई आपदा के बाद वहां मलबे का ढेर लगा है, जिनमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उन्हीं की खोज में अब प्रशासन जुटा हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से बचाए गए लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इस आपदा से बहुत नुकसान हुआ है, पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। यहाँ बादल फटने और भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। हादसे से सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। धराली क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। और अभी तक इस समय 3 बजे तक 274 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, देहरादून भी और यहाँ भी। और उसमें सभी प्रांतों के लोग हैं और सबकी एक सूची भी बनी है। उस सूची के अनुसार देश के अनेक अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। उन सभी को यहाँ निकाला जा रहा है। अभी भारत सरकार के सड़क परिवहन राज्य मंत्री
श्री अजय टमटा जी भी यहाँ पर हैं, उनके डिपार्टमेंट के अन्य लोग भी हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जो गगनानी से आगे सड़क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, उसको फिर से संपर्क मार्ग जोड़ा जाए। वहाँ पर बेली ब्रिज लगाकर जल्दी से जल्दी स्थिति वहाँ पर बनाई जाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित धराली और हर्षिल क्षेत्रों में भारतीय सेना ने संयुक्त राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया है। मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने बताया कि नागरिक प्रशासन, भारतीय वायुसेना, ITBP और NDMA के साथ पूर्ण तालमेल से राहत कार्य जो हैं चलाए जा रहे हैं। सेना, आर्मी एविएशन और वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने और हताहतों के निकालने में जुटे हुए हैं। सेना ने देहरादून और जोशीमठ में संयुक्त नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जबकि धराली और हर्षिल में टीमें पूरी तरीके से सक्रिय हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने कहा कि सेना की प्राथमिकता जान बचाना है और प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता पहुंचाना है। Indian Army has established joint control rooms at Dehradun, Joshimath, and now fully operational at Harsil Dharali itself. Wish to also highlight that General Sengupta, the General Officer commanding Central Command, despite the adverse conditions, could manage to reach out at Harsil and Dharali on 6th itself for overseeing the rescue operations. We are committed to round-the-clock operations on war footing to provide all requisite assistance. मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हर प्रकार के रिलीफ ऑपरेशंस को पूरा किया जाएगा और इसमें सेना और इंडियन एयरफोर्स का सभी एजेंसीज के साथ मिलकर प्रयास जारी है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना बसंतगढ़ इलाके में कंडवा के पास वाहन के फिसलकर गहरी खाई में गिरने से हुई। घायल सीआरपीएफ जवानों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, कंधवा बसंतगढ़ क्षेत्र में सीआरपीएफ के एक वाहन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की खबर सुनकर व्यथित हूँ। वाहन में सीआरपीएफ के कई बहादुर जवान सवार थे। मैंने अभी डीसी सलोनी राय से बात की, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नज़र रख रही हैं और मुझे जानकारी दे रही हैं। बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। स्थानीय लोग स्वेच्छा से मदद के लिए आगे आए हैं। हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर के पास हुए एक हादसे में सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का संदेश लिखते हुए लिखा कि उधमपुर के पास हुए एक हादसे में सीआरपीएफ जवानों की शहादत से दुखी हूं। हम राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे।
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। कैश कांड में जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस वर्मा ने कैश कांड में जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी। जस्टिस वर्मा ने जांच की वैधता को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की कोई दलील नहीं सुनी। उनकी पत्नी की अगर बात की जाए तो उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। याचिका में उन्होंने आंतरिक 3 न्यायाधीशों की जांच समिति की रिपोर्ट और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों संजीव खन्ना की उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की चुनौती दी थी। पटना जिले के मसौड़ी के तारेगना डीम की रहने वाली सविता देवी 15 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति भवन में होने वाले रात्रि भोज में शामिल होंगी। सविता देवी को कार्ड के साथ एक सुंदर बैग और कुछ तोहफे भी मिले हैं। निमंत्रण पत्र पर पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग की झलक भी देखने को मिल रही है। सविता देवी को पीएम आवास योजना की सफल लाभार्थी के रूप में पूरे प्रदेश से चुना गया है। राष्ट्रपति भवन में ये डिनर कार्यक्रम 15 अगस्त की शाम 6 बजे आयोजित होना है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य भी शामिल होंगे। समारोह के दौरान सविता देवी को राष्ट्रपति सम्मानित भी करेंगी। वहीं ये खास मौका सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मसौड़ी के लिए गर्व की बात है। सविता देवी को निमंत्रण मिलने से परिवार के लोग खुशी से झूम रहे हैं और उन्हें फोन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। 15 अगस्त 2025 को दिल्ली जाना है। मुझे राष्ट्रपति महोदया द्वारा आमंत्रित पत्र मिला है। मैं इन्हीं को आभारी हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमती सविता देवी वार्ड संख्या 2 तारेगना डी मसौड़ी पटना को भेजे गए संदेश पत्र को डाक विभाग द्वारा वितरित किया गया। संदेश पत्र के माध्यम से श्रीमती सविता देवी को 15 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। एक आम नागरिक को 15 अगस्त को प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आमंत्रण को वितरण करते हुए मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ एवं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो सविता देवी जो कि निमंत्रण मिलने पर अपनी खुशी व्यक्त कर रही थी। आपको बता दें 15 अगस्त पर आयोजित होने वाले डिनर समारोह में वो शामिल होंगे और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में आमने सामने होंगे। खासतौर से अगर बात की जाए तो क्रेमलिन के वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव ने गुरुवार को इसकी पुष्टि की है। यह 2021 के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली शिखर बैठक होगी। यह घोषणा उस वक्त आई है जब ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को पुतिन से मुलाकात की। बातचीत का उद्देश्य यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी समाधान की तलाश करना था। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यदि कोई समझौता नहीं होता तो रूस और उसकी निर्यात खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उशाकोव ने कहा है कि अमेरिकी पक्ष के प्रस्ताव पर इस उच्च स्तरीय बैठक पर सहमति बनी और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उशाकोव ने यह भी बताया कि ट्रंप के दूत विटकॉफ ने एक त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी शामिल करने की बात कही गई। हालांकि बैठक का स्थान तय कर लिया गया है, लेकिन उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। गौरतलब है कि आखिरी बार जून 2021 में पुतिन और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जिनेवा में मुलाकात हुई थी। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका रूस संबंध गहरे संकट में है। और आपको बता दें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। जायसवाल ने ओवल टेस्ट में 118 रन की पारी खेली थी। ये सीरीज में उनका दूसरा शतक रहा। उन्होंने सीरीज में कुल 411 रन बनाए। साथ ही तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग हासिल की। सिराज 12 स्थान चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा 25 स्थान चढ़कर 59वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो गस एटकिंसन और जोश टंग ने भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। दोनों ने मिलकर ओवल टेस्ट में 8 विकेट लिए थे।
एटकिंसन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुए हैं। वे मिशेल स्टार्क के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं। वहीं टंग 14 स्थान चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।